वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को भी नया साल मुबारक हो सबको। अच्छा, बाज लोग बड़ा एतराज करते हैं न्यू न्यू ईयर की मुबारकबाद देने पे, कहते हैं हमारा नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सूरज और चांद दोनों ही अल्लाह ने बनाए। शमसी हो या कमरी साल हो, अल्लाह के ही बनाए हुए ये चीजें हैं और उसी का बनाया हुआ निजाम है। सूरज सिर्फ एक जमीन अपनी गर्दिश मुकम्मल करती, सूरज के गिर्द तो उसकी हम जो है एक साल मुकम्मल होने की जो मनाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। इसका किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप लोग अपने ज़हन में से जो है ना गलत फहमी निकाल दें, अगर किसी के है तो। इसके किसी खास मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, सबके लिए अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है ये। वैसे जो 2020 था ना, ये बहुत सख्त साल था। शायद इंसानी तारीख ने ऐसा साल ना देखा हो कभी। सिर्फ एक महीने के अंदर तीन तीन डेथ्स हुई हैं मेरी क्लोज फैमिली में, लास्ट मंथ में। और इसी महीने के अंदर अंदर सात बात हुई है, चार मोहल्लेदारों को मिला के, तीन रिश्तेदारों को मिला के सात, सिर्फ मेरे मोहल्ले में, गली में। और इसके अलावा लाखों लोग इस दुनिया से गए, कोविड की वजह से भी और वैसे भी कुदरती आफात की वजह से। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों से शुरू हुआ था ये साल, जहाँ आग लगी थी 2.5 करोड़ जानवर वहां पे मर गए थे। ओके, चले शुरू करते हैं। टॉप ऑफ द फनल, थोड़ा सा ना डिटेल में इनको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, इनको आप लोग जो है वो ये बोरिंग समझ के कहीं मिस ना कर देना। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, स्पेशली जो एड्स के साथ कनेक्शन है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये क्लियर होंगे ना कंसेप्ट आपको, तो फिर आप अच्छे एड्स चला पाएंगे। और पेड एडवर्टाइजमेंट जो है सेंसिटिव टॉपिक होता है, सेंसिटिव जॉब है। इसमें आप क्लाइंट के पैसे उड़ा रहे होते हैं। टॉप ऑफ द फनल ये होती है कि टॉप ऑफ द फनल कंटेंट इज मेंट टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर द विजिटर रीडर्स, टीम एंड प्रोस्पेक्ट्स, मेक देम अवेयर ऑफ द सॉल्यूशन दैट यू हैव फॉर द प्रॉब्लम। आपने इनको सोल्यूशन बताना होता है उनके प्रॉब्लम का, इस स्टेज पे, अवेयरनेस स्टेज पे। इसमें ब्लॉग, ई कॉमर्स, बिजनेस वेबसाइट्स, कुछ भी जो है वो हो सकती है। जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है क्लाइंट का, कस्टमर का या विजिटर का, फर्स्ट इंटरेक्शन होता है। तो उस पर कोशिश करें कि जो इनिशियल कंसर्न्स हैं उनके, उनको आप एड्रेस करें अपने ब्लॉग पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर। बिजनेस वेबसाइट है, अगर आपको सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, तो आप क्लाइंट के कंसर्न, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्विसेज ऑफर करने से आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिखते हैं, यू हैव टू एड्रेस देयर कंसर्न्स, देयर पेन पॉइंट्स।
एक तो आप अपनी एड कॉपी के अंदर ये करेंगे और दूसरा आप अपने लैंडिंग पेज के ऊपर जहां पे विजिटर ने आना है एड के थ्रू। गोल्स इसके क्या होते हैं टॉप ऑफ द फनल? इंक्रीज ऑफर अवेयरनेस, ग्रो रीटारगेटिंग लिस्ट, इंक्रीज एंगेजमेंट, ग्रो वेबसाइट ट्रैफिक। जी अल्लाह को पता है आगे क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो देखते हैं। जिस तरह आफात बढ़ रही हैं, लगता नहीं है कि कुछ बेहतरी आने वाली हालात में। अच्छा, ऑफर अवेयरनेस में जो चीज एक नोटिस करने वाली होती है इसकी की केपीआई होती है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। उसमें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या जो भी आपका ब्रांड नेम है उसकी सर्चेज बढ़ना शुरू होती हैं सबसे पहले गूगल में। इससे आपको इंडिकेशन मिलती है कि आपकी अवेयरनेस जो है बिजनेस की वो क्रिएट हो रही है, वो बढ़ रही है। इंक्रीज इन ट्रैफिक, वो एनालिटिक्स से आप देख सकते हैं कि आपकी ट्रैफिक में इंक्रीज आ रहा है। अगर आ रहा है तो देन योर एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। रीटारगेटिंग लिस्ट, ये रीटारगेटिंग लिस्ट मैंने कल भी बताया था आपको। ये आपके ऐड आप समझ लें आपके पीछे पड़ जाता है ऐड। आप जहां भी चले जाएंगे आपको ऐड। अगर आप दराज डॉट पी के एक एग्जांपल है पे फोन सर्च करें तो आप जो है फिर उसके बाद फेसबुक पे आपको ये फोन अगेन एंड अगेन इसकी ऐड नजर आएगी, दराज की भी और डिफरेंट वेबसाइट्स की भी। लेकिन दराज की जो नजर आएगी वो रिटारगेटिंग होगी क्योंकि आप उनकी साइट से हो के आए हैं। और जो दूसरी वेबसाइट्स आपको ऐड शो करेंगी वो आपके इंटरेस्ट को टारगेट कर रही होंगी क्योंकि आपने फोन को सर्च किया, फोन्स को देखा, तो फेसबुक ने पिक कर लिया आपको एज अ फोन बायर कि आपको फोन खरीदने में इंटरेस्ट है। तो फिर जो बिजनेसेस उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको भी एड शो होगा वो। इसके बाद एंगेजमेंट। अब ट्रैफिक तो आपने साइट पे ले ले आए, लेकिन अब तक क्योंकि हम काफी पढ़ चुके हैं तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि दिस इज जस्ट द बिगिनिंग नॉट द एंड। साइट के ऊपर लेके आना इट्स क्वाइट इजी एज कंपेयर टू एंगेज देम और कन्वर्ट देम। तो उसमें आपने ये देखना होता है कि बाउंस रेट क्या है। आपकी साइट के ऊपर यूजर आ तो जाता है बट स्टे करता है, कोई और दूसरा पेज विजिट करता है। अगर वो पेज दूसरे पेजेस को भी विजिट कर रहे हैं तो बाउंस रेट आपका कम होगा। अगर 50% 40% बाउंस रेट है तो देन यू आर डूइंग फाइन, कि आधे लोग जो है वो एग्जिट कर रहे हैं लेकिन आधे लोग इंगेज हो रहे हैं आपकी वेबसाइट के साथ। उनके एवरेज टाइम वगैरह क्या है, इस तरह की चीजें देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो टारगेटेड ट्रैफिक है वो कितनी रेलेवेंट है। तो बाउंस रेट 25 to 40% एक्सीलेंट होता है, एक्सीलेंट। अब अगर कोई वेबसाइट अर्निंग कर रही है एडसेंस के थ्रू, तो उसके लिए तो ट्रैफिक टॉप मोस्ट गोल है ऑब्वियसली। उसके पास सिर्फ ट्रैफिक आनी चाहिए क्योंकि वो ट्रैफिक आते हैं, कोई ऐड पे क्लिक करता है कोई नहीं करता, इंप्रेशन में भी आपको अर्निंग मिल जाती है
तो आपका गुजारा हो जाता है अगर आप एडसेंस के थ्रू अर्न कर रहे हैं वेबसाइट पे, ब्लॉग पे। लेकिन अगर गुड क्वालिटी ट्रैफिक है तो वो किसी भी बिजनेस को बेनिफिट दे सकती है, चाहे वो कोई ई कॉमर्स बिजनेस हो, कोई लीड जनरेशन का हो, या आपको सर्विस प्रोवाइडर, कुछ भी हो। तो ये इसके गोल्स होते हैं: वेबसाइट ट्रैफिक, एंगेजमेंट, रीटारगेटिंग लिस्ट, और ऑफर अवेयरनेस को इंक्रीज करना, अवेयरनेस को इंक्रीज करना। ये इसके गोल्स हैं। कंटेंट टाइप, इस स्टेज पे किस किस्म का कंटेंट जो है वो वर्क करता, आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। कंटेंट जो है वो रेफर करता है ऐसे एलिमेंट्स को जो यूजर एंगेजमेंट को इंक्रीज करते हैं, आपकी यूजर एंगेज हो जाता है। वो कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई इमेज हो सकता है, स्लाइड शोज, कोई ब्लॉग, योर पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग which engage other users and start activity। इसका पर्पस ये होता है कि आपने यूजर को एक तो अपनी अवेयरनेस जो है उसको बढ़ाना है, उसके बाद यूजर को मूव करवाना है अपने अवेयरनेस स्टेज से वैल्यूएशन पे। आप भी, अब अगर आप लोगों ने कभी बाई किया ऑनलाइन, तो आप लोग भी सोचना, देखना कि ये बाई करना कोई इतना इजी डिसीजन नहीं होता। बहुत सारे इंसान के जहन में जो है ना सवाल चल रहे होते हैं खरीदने से पहले, कि पता नहीं प्राइस कंपेटिटिव है कि नहीं, साइट अच्छी है कि नहीं, चीज अच्छी है कि नहीं, जो मुझे चाहिए इसी तरह की होगी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है। नहीं, अब मैं आप लोगों को तड़पाऊंगा थोड़ा सा। आप लोगों ने बहुत इग्नोर किया मुझे, आप बोल नहीं। आवाज नहीं आ रही? हाँ, कुछ नया करते हैं। ऐसा करते हैं कि आज हम मार्केटिंग को छोड़ के तो कोई साइकोलॉजी का सेशन ले लेते हैं ना, माई की नहीं आ रही?
आई छुट्टी करती नहीं, मुझे आइडिया था वो भी। अनम, आप कुछ बताना चाहेंगे क्लाइंट्स के बारे में, उनकी साइकोलॉजी के बारे में? आपने कुछ पढ़ा है? ह्यूमन साइकोलॉजी तो आपने पढ़ी है। आपको क्या लगता है कि हम किस तरह क्लाइंट को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं तो? यू वांट टू ज्वाइन स्टूडियो? कोई कंज्यूमर साइकोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा हो कुछ? इस तरह के कुछ होता है इसमें साइकोलॉजी में? अच्छा, चलें, आप थोड़ा सा इस पे स्टडी करना, फिर किसी दिन स्टूडियो ज्वाइन करना, आपसे बातचीत करेंगे इस बारे में कि इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे हेल्प कर सकते हैं हमें मार्केटिंग में। चलिए, मूविंग फॉरवर्ड, टाइप ऑफ कंटेंट। टॉप ऑफ द फनल में आपका ब्लॉग होता है, सोशल मीडिया के अपडेट्स जो आप देते हैं, इन्फोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स, डिजिटल मैगजीन, ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट, माइक्रोसाइट, प्रिंट मैगजीन या न्यूज़लेटर, प्राइमरी रिसर्च। ये चीजें टॉप ऑफ द फनल में हेल्पफुल होती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करने में, एंगेजमेंट लाने में, साइट की ट्रैफिक बढ़ाने में। अच्छा, why do people look for your offer? They're actually seeking solution to their specific problem. अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताता हूँ। बाज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर में क्या फर्क होता है। बिजनेसमैन जो होता है ना, वो कोई ट्रेडर होता है, एक्चुअली वो चीजें एक जगह से खरीद के दूसरी जगह पे बेचता है, वो बिजनेसमैन होता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, उस पर काम कर रहा होता है। बिजनेसमैन जो है, उसको पैसे से गर्ज होती है। एंटरप्रेन्योर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बिजनेसमैन का बिजनेस जो है वो उसको इनहेरिटेंस में मिल सकता है, उसको कहीं कहीं से भी वो कर सकता है, बैठ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी एक्सीडेंटली वो बिजनेस स्टार्ट कर दे। एंटरप्रेन्योर अपने पैशन को फॉलो करता है। बिजनेसमैन स्पेसिफिक टाइमिंग में काम करता है, एंटरप्रेन्योर की कोई टाइमिंग नहीं होती।
तो ये फर्क होता है, मेजर फर्क ये होता है कि बिजनेसमैन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चीज को बेच रहा होता है, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी ऐसी प्रोडक्ट पे सर्विस पे काम कर रहा होता है जो लोगों को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्लाइंट एक है, यूजर बॉब, वो iOS ऐप जो है वो डेवलप करवाना चाहता है, और आप जो है ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं iOS ऐप डेवलपमेंट। अब आप क्या करते हैं, आप पेज तो बना लेते हैं वेबसाइट के ऊपर iOS ऐप डेवलपमेंट का, बट जर्नी डजंट बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट कि iOS ऐप डेवलपमेंट कोई लिखेगा सीधा आपके पास आएगा और आपको जो है ऑर्डर प्लेस कर देगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस स्ट्रेटजी। अब उसको जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो उसको प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, या कोई भी किसी भी तरीके से आपको लगता है, कीवर्ड रिसर्च जब आप करेंगे तब आप ये कीवर्ड्स फाइंड करेंगे कि जो iOS ऐप डेवलप करवाना चाहते हैं वो उससे पहले क्या क्या सर्च करते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड कौन से हो सकते हैं। तो इसमें ऐप बेस्ट ऐप डेवलपर्स, या टॉप 5 ऐप डेवलपर्स, या न्यू टेक्नोलॉजीज, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो कोई रेलेवेंट जो है वो सर्च कर सकता है। और ये आपका ब्लॉग जो है ये फुलफिल करता है इन क्यूरीज को। आपने इन क्यूरीज के अगेंस्ट ब्लॉग्स लिखने, ताकि जब भी कोई यूजर आए ऐसी चीजों को सर्च करे आपके ब्लॉग पे आए, आपके ब्लॉग को पढ़े, अच्छा ब्लॉग लिखा हो, तो वो एंगेज होगा, उस वक्त उसका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, अथॉरिटी आपकी एक बिल्ड हो जाएगी उसके जहन में। ये आपने लिखा हुआ है कि बेस्ट ऐप आइडियाज फॉर 2021। अब हम 2020 से निकल गए, शुक्र है। 2021 के लिए बेस्ट ऐप आइडियाज आपने ये ब्लॉग लगाया हुआ है। तो जो यूजर है वो इस ब्लॉग पे आएगा पहले, और इस ब्लॉग पे जो भी यूजर आएगा वो ऐप डेवलप करवाना चाह रहा है, तो उसने इस तरह का ब्लॉग जो है वो सर्च किया है, और आपके ब्लॉग को अगर पढ़ेगा, अगर अच्छे इन्फॉर्मेटिव आपने ब्लॉग लिखे होंगे, तो फिर वो आपके साथ एंगेज हो सकता है। तो ये बेस्ट ऐप आइडियाज फॉर iOS इन 2021, इस तरह के टॉपिक्स जो हैं इनको आप कवर करेंगे, तो आप उसको अवेयरनेस की स्टेज से वैल्यूएशन पे भी ले जा सकते हैं। अब जैसे ये एक बिजनेस है, ये ऑर्गेनिक फूड में डील करते हैं, और इनके जो ब्लॉग्स होते हैं ये भी इसी तरह के होते हैं। अब 7 सेंसेशनल स्प्रिंग साइड डिशेस, ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, अब इनको आप जब कवर करेंगे ना, इनिशियल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए होते हैं, ये इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स होते हैं। आप प्रमोशनल ब्लॉग पब्लिश नहीं करते कभी भी कि बेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान, बेस्ट फूड, ऑर्गेनिक फूड कंपनी इन पाकिस्तान, इस तरह का ब्लॉग लिख के आप लिख सकते हैं, अपने बारे में प्रमोशन नहीं कर सकते, डायरेक्ट प्रमोशन उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी ने उससे इम्प्रेस नहीं होना, अनलेस कि इट्स ऑन अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। अगर कोई आपको रिकमेंड करता है, वाउच फॉर यू, एंड देन इट्स गुड। अगर आप खुद लिखते हैं तो इट डजंट मैटर। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिखते हैं ऐसे, तो फिर ये क्या होता है कि ये यूजर जब इन क्यूरीज को सर्च करते हैं, क्योंकि देखें अगर आप एक पेज बना लेते हैं ना सिर्फ फूड कंपनी इन पाकिस्तान, या बेस्ट फूड, ऑर्गेनिक फूड इन पाकिस्तान का एक पेज बना लिया और आप बैठ गए अब बना के, देन यू आर लूजिंग दिस ट्रैफिक। जो लोग इन चीजों को सर्च कर रहे हैं, बेस्ट डिशेस कौन सी हैं, रेसिपीज बेस्ट कौन सी हैं, ऑर्गेनिक फूड बनाते कैसे हैं, कैसे बनता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये भी बहुत से लोग सर्च कर रहे होते हैं एट द सेम टाइम।
और ये आपके प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, टारगेटेड कस्टमर्स ही होते हैं, बट दे आर ऑन अ वेरी इनिशियल स्टेज, वो भी इस तरफ आना चाह रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो अगर आप उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो दे विल गेट इन टच विथ योर बिजनेस एज वेल एज दे कैन बी योर पोटेंशियल कस्टमर इन फ्यूचर। सोशल मीडिया के अपडेट जो हैं वो करते रहते हैं बिजनेसेस, उससे ये होता है कि जो एक बस क्रिएट रहता है हर वक्त। हाँ, और एक इसमें ये भी देखना होता है कि सारी सोशल मीडिया साइट जरूरी नहीं है कि हर बिजनेस मॉडल को सूट करती हैं। कई बिजनेस मॉडल ऐसे हैं जिन्हें पिंटरेस्ट सूट नहीं करती, वो इमेजेस से रेलेवेंट है। जैसे फीमेल ड्रेसेस, लेडीज ड्रेसेस हैं, इस ये पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छे चलते हैं, डिफरेंट डिजाइन, क्योंकि इसमें तस्वीरों के साथ ये पोज वगैरह और मॉडलिंग और ये वो सारा कुछ जो है, इस तरह की चीजें जो है ये चल सकती हैं पिंटरेस्ट पे। लेकिन अगर आप कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं प्लम्बर की, तो अब उसमें क्या, पाइप्स वगैरह तो शेयर करने से या रेंच अपने पेज का शेयर करने, तो वहां पे वो जो है बेहतर वर्क नहीं करेगा। यूट्यूब वहां ज्यादा बेहतर, अगर आप लाइव इन एक्शन दिखाते हैं खुद को काम करते हुए, अपने क्लाइंट को काम करते हुए, तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। यूट्यूब ज्यादा अच्छा चल सकता है बजाय इसके कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया, ये पिंटरेस्ट वगैरह यूज करें। तो चैनल भी आपने जरा सोच समझ के डिसाइड करना होता है कि वेयर डू यू वांट टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स, मैक्सिमम एफर्ट्स। ज्वाइन सबको कर लें, अपडेट करते रहें आप, लेकिन आपने जो अपने एफर्ट्स पुट करने हैं ये आपने देखना है कि आपने किधर करने हैं, ताकि आपको वहां से अच्छा रिजल्ट मिल सके। डिस्काउंट ऑफर वगैरह जो है ये भी बहुत सोशल मीडिया पे बड़ा इससे एक बज़ क्रिएट होता है। अगर आपने 40, 50, 60% डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो वो जिसने नहीं भी खरीदना वो भी कहता है अच्छा सेल लगी हुई है, ले लो। तो सेल्स वगैरह, कूपन्स, ये डिस्काउंट्स वगैरह, दे वर्क वेल। अच्छा, दो तरह के इसमें टर्म्स यूज होती हैं, एक होम बेस है, दूसरी आउटपोस्ट है। होम बेस कंटेंट वो होता है जो आपने अपनी साइट के ऊपर पब्लिश किया होता है, और आउटपोस्ट होता है जो आपने एक्सटर्नल थर्ड पार्टी साइट पे ऑन पब्लिश किया होता है, जो आप ऑन नहीं करते, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। होम बेस एंड आउटपोस्ट। एंड पुट योर मैक्सिमम एफर्ट ऑन योर ऑन ब्लॉग। एक तो ये कि इससे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती है, बजाय इसके कि आप लंबे लंबे नोट्स लिख रहे हैं फेसबुक के ऊपर, उसकी बजाय आप अपने ब्लॉग पे लिखें। एक तो आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, आपके पास ट्रैफिक आएगी, और दूसरा आपको कोई पॉलिसी चेंजेस और रूल्स और ये चीजें फॉलो नहीं करनी पड़ती हैं उसमें, आप जो मर्जी करें अपने ब्लॉग पे। उसके बाद इन्फोग्राफिक आता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स विद डिजाइन वर्क। इन्फोग्राफिक है मिनिमल टेक्स्ट विद डिजाइन एंड इलस्ट्रेशंस टू मेक इट क्विकली अंडरस्टैंडेबल। इसमें स्पेशली जो है ना डेटा, वो इम्पोर्टेंट होता है इन्फोग्राफिक में। डेटा वैसे तो बोरिंग होता है, लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो ये इंटरेस्टिंग हो जाता है, लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं इसको, देखते हैं कि ये क्या है, कितने परसेंट लोग क्या करते हैं, कितने परसेंट क्या करते हैं, इस तरह की चीजें इसके अंदर ऐड की जाती हैं अमूमन अपने बिजनेसेस के बारे में। जैसे कि अब अनम कोई बनाए अगर इंफोग्राफिक, तो ये कैसे किस पे बना सकती हैं कि पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट कितने हैं, सबसे पहले ये स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जो एनजाइटी के कितने हैं, और एंगर के, और जितनी भी इनकी डिफरेंट डिजीजेस हैं, सिम्टम्स हैं, उनको सेपरेटली भी वो डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने 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 परसेंट लोग हैं। तो ये डेटा जो है, ये चाहे कोई रेलेवेंट हो कोई इररेलेवेंट पर्सन हो, ये लोग देखते हैं, और इसकी शेयरिंग भी ज्यादा होती है, इसमें इंटरेस्ट भी ज्यादा होता है, एंगेजमेंट भी ज्यादा होती है, लोग इसको पसंद करते हैं।
स्टैटिस्टिकल डेटा को लोग पसंद करते हैं। माई पर्सनल फेवरेट है इन्फोग्राफिक वैसे, अगर अच्छा बनाओ मार्केटिंग के लिए, इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ गुड रिजल्ट्स क्विकली। फोटोग्राफ्स, अच्छा फोटोग्राफ जो है स्पेशली ई कॉमर्स बिजनेसेस पे, जैसे amazon है, ईबे है, या आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स एक बैकबोन की हैसियत रखती हैं। आप सिर्फ एक अच्छी तस्वीर खींच लें, अपने प्रोडक्ट की अच्छी तस्वीरें लगा लें ना दो तीन, तो यू कैन मेक अ हेल ऑफ अ डिफरेंस इन योर सेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोग्राफ्स। और आजकल आजकल तो जो फोटोग्राफर है ना, जो फोटोग्राफ प्रोडक्ट फोटोग्राफी करने जा रहे हैं अब लोग आगे, ये भी एक नई स्किल आ रही है। जो आप में से कोई शायद हो ऐसा जिसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लोग प्रोडक्ट फोटोग्राफी को रिसर्च करें, उस पर पढ़ें और प्रोडक्ट फोटोग्राफी स्टार्ट कर दें। 500 से $1000 चार्ज कर रहे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के, सिर्फ फोटोग्राफी का, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी करने का, और फोटोग्राफर मिल भी नहीं रहे। डिमांड ज्यादा है, अच्छे फोटोग्राफर इजीली अवेलेबल भी नहीं है। अभी मैंने फोटोग्राफी करवानी थी कुछ प्रोडक्ट्स की, तो मैंने कोट लिया कुछ लोगों से, तो $900 $1000 कोट मिला मुझे। लाहौर में एक लड़की ने कोट दिया मुझे $100 का, होगी बेचारी मेरे जैसी कोई, तो उसको मैंने प्रोडक्ट सेंड किए हैं लाहौर। और ये पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ मैं, फॉरेनर्स की बात नहीं कर रहा, ये सारे पाकिस्तानियों से कोट लिए थे मैंने, प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी थी, सिर्फ तस्वीरें खिंचवानी है प्रोडक्ट्स की, एक प्रोडक्ट की $100 चार्ज करेगी वो। और ये मिनिमम रेट है जो मुझे मिला है मार्केट में। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, अभी भी टाइम है, जंप इन। बाद में मुझे ना कहना आप लोग 2 साल के बाद कि सर हम हमें उस वक्त बताते प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, आज हम कितने अमीर होते। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है, बाय ए कैमरा एंड स्टार्ट डूइंग इट। आपने सिर्फ सेटअप करना है अच्छा सा, एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए आपके पास। आप तस्वीरें खींच के शेयर करना शुरू करें अपनी फोटोग्राफी में, अपना जरा नाम बनाए, ऑर्डर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे इसके बहुत जल्दी, और अच्छी कीमत मिलती है। इसके अलावा टॉप ऑफ द फनल में आप लोग डिजिटल बुक्स या मैगजीन्स को भी यूज कर सकते हैं। अब और कोई है आपके, मुझे स्टूडेंट के किसी का कोई मुझे जहन में इतना नहीं है, आप में से कोई और क्या करते हैं। बार बार अनम का आ जाता है मेरे जहन में, शायद उससे बात ज्यादा हुई, अपने इंटरेक्शन ज्यादा किया है ऐसा, इसलिए उसका जहन में आ जाता है। साइकोलॉजी से रेलेवेंट ही बात करनी पड़ती है फिर मुझे। तो अब वो लिख सकती हैं इस पे, साइकोलॉजी पे, ई बुक्स, डिजिटल बुक्स या मैगजीन्स। फिर इसको सेल भी कर सकते हैं आप लोग amazon पे, किंडल, बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है ये।
अगर आप में से कोई लिख सकता है कोई बुक तो वो लिखे और उसको किंडल पे पब्लिश करें। इसको आप लोग पता नहीं अब आप लोग कैसे लेते हैं मेरी सजेशंस को। ये सीरियस बिजनेस मॉडल्स हैं, अच्छे पैसे आप इसमें कमा सकते हैं। एयर का क्या कह रही हैं? मुझसे ना वैसे क्वेश्चन तो ना पूछा करें यार। अब तो इतना टाइम गुजर गया इस कोर्स में। आपको इंश्योरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट निश ऑन इंटरनेट मार्केटिंग। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। आपके इंश्योरेंस से क्या रिलेशनशिप है यूनस मोशन? अच्छा, पॉडकास्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉडकास्ट बड़े पॉपुलर होते हैं हमारे यहाँ पे, खैर इतना ट्रेंड नहीं है सुनना। पायर जो है ना बहुत ज्यादा इस पॉडकास्ट सुने जाते हैं। वो लोग अपने आईफोन आईपैड्स वगैरह में या जो इनकी आईपॉड्स हैं उसमें ये कर लेते हैं डाउनलोड। और उसके बाद जो है वो ट्रैवलिंग में स्पेशली वो लोग सुनते हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं या कार्स में हैं तो वो ये लगा लेते हैं ऑडियो। मार्केटिंग से रेलेवेंट भी मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज हैं उनको सुनते रहते हैं, उनकी बातें। वो गाने शाने और फिल्में वगैरह की बजाय ना वो लोग ज्यादातर ये काम करते हैं। वो इसलिए जो है वो रूल कर रहे हैं दुनिया पे, उनमें कुछ डिफरेंट है। वो इसलिए इतने स्टेब्लिश्ड हैं, इसलिए इतने ज्यादा चीजें डेवलप कर पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं, क्योंकि वो कुछ डिफरेंट करते हैं। नहीं, मैं मार्केटिंग से नहीं, इंश्योरेंस से पूछ रहा हूँ। आपने इंश्योरेंस का क्यों पूछा है? इंश्योरेंस रिलेटेड स्कोप का। अब अगर आप लोगों में से किसी के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है किसी भी चीज का, आप लोग पॉडकास्ट बनाएं, ऑडियो पॉडकास्ट। इसमें वो वीडियो वाला चक्कर भी नहीं है, यूट्यूब वाला। आप ऑडियो में बना सकते हैं। जैसे आप कोई ब्लॉग ही लिखते हैं, आप उस ब्लॉग को ऑडियो में भी बना सकते हैं। ऑडियो ब्लॉग्स, स्टार्ट डूइंग इट। उसको अपलोड करना शुरू कर दें इस पे, आईट्यून्स पे। यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिस्पॉन्स। और अगर इंग्लिश में हो तो यू विल बिकम अ सेलिब्रिटी इन नो टाइम। अगर आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा आपका कंटेंट है, मटेरियल है। क्योंकि इन चीजों में जो वो होती है ना, परचेसिंग होती है ऑनलाइन, उसमें तो लोगों के कंसर्न हो सकते हैं बहुत सारे, इन चीजों में नहीं होते। दे जस्ट लिसन। ऑनलाइन चल रहा होता है, ऑटो पे लगा होता है, नेक्स्ट 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 होता रहता है। आपकी भी बीच में ही आ जाएगी वीडियो, किसी को अच्छी लग गई तो वो आपको सब्सक्राइब कर लेगा, आपको फॉलो करना शुरू कर देगा।
तो इन चीजों में ऐसा इश्यू नहीं होता। इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी अवेयरनेस की स्टेज पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्योंकि एनीथिंग कैन क्लिक योर बिजनेस और यू और योर सेल्फ। आपने पॉलिसीज लेनी है कि पॉलिसी देनी है, पहले तो ये बताएं। आप लोग लिखना चाहते हैं इस बारे में कि पॉलिसीज कैसे लें लोग, क्या क्या देखना चाहिए उनको, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, अच्छी पॉलिसीज क्या कौन सी होती हैं। इंश्योरेंस बहुत पावरफुल निश है, इसमें बड़े अच्छे, अगर आपने ब्लॉग बनाया हुआ इंश्योरेंस से रेलेवेंट कोई, तो उसमें आपको एडसेंस ही अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। इसके क्लिक्स भी एक्सपेंसिव होते हैं, बाकियों के सेंट्स में होते हैं, इसके डॉलर्स में होता है पर क्लिक। इसी तरह फिर वो जब हमने यूट्यूब का लेक्चर किया था तो उसमें हमने ये कवर किया था कि वीडियोस बनाएं आप, अपने बिजनेस से रेलेवेंट बनाएं, अपने इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसकी वीडियोस बनाएं। आप ऑडियो भी ना दें इसके अंदर, कोई म्यूजिक नहीं, और टेक्स्ट के साथ जो है आप अपनी वीडियोस को शेयर करते हैं, लेकिन जब ये सब कुछ आप लोग करेंगे तभी एक जो है ना बज क्रिएट होगा, आपकी अवेयरनेस क्रिएट होगी, आपको बिजनेस मिलना शुरू होगा। अपने लिए करें या क्लाइंट के लिए करें, हम मोस्टली क्लाइंट के लिए करेंगे आप लोग, बट दीज आर द स्ट्रेटजीज टू क्रिएट अ बज। अगर आपने ऐसे लोगों को देखा है ना जो अपना पैसा लुटा बैठे इमोशन, तो अब आप ऐसे लोगों में उठना बैठना शुरू करें जिन्होंने पैसे कमाए हैं। आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, आप किन लोगों में बैठते हैं। स्टार्ट सिटिंग विद विनर्स, नॉट विद लूजर्स। वो आपकी रही से हिम्मत भी खत्म कर देंगे। चेंज योर कंपनी, चेंज योर सराउंडिंग्स। आपका अभी मुझे जो प्रॉब्लम लग रहा है वो सिर्फ आपकी कंपनी है। नुसरत, भूल गए थे आज फ्राइडे। अम, ऐसा भी नहीं होता, होता होगा इन सम केसेस। एक्चुअली कुछ जो है ना पॉलिसीज, इनकी जो शिकें होती हैं, सेक्शंस होते हैं इनके, वो बस अंडरस्टैंड करने चाहिए हमें कि उस पे क्या लिखा हुआ है, कवरेज कवरेज किस सूरत में मिलती है, बस हमें ये क्लियर होना चाहिए। और ये जिस वक्त पॉलिसी लेनी है उस वक्त ये बात अच्छी तरह से क्लियर करनी चाहिए कि कवरेज हमें किन किन कंडीशंस पे मिलती है। तो देते हैं इंश्योरेंस वाले, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देते, लेकिन बाज दफा लोग जो है ना वो बिला वजह जिद करना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज उन्होंने कवर नहीं की हुई और वो उसी पे जिद कर रहे होते हैं कि आपने कहा था कि अगर कुछ हो गया तो पैसे मिलेंगे। अब अगर कंपनी वालों ने आपके वो शिक रखी नहीं हुई तो वो कैसे आपको पैसे दे दें।
बस इस तरह का इशू होता है इंश्योरेंस में, ये प्रॉब्लम तो है। बट मेरे ख्याल में कि इसको जरा अगर अंडरस्टैंड कर लिया जाए शुरू में, चीजों को क्लियर कर लिया जाए, तो फिर नहीं ऐसा मसला होगा। इंश्योरेंस पहले बहुत लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई है, मेच्योर भी हुई है, ली भी है उन्होंने, ये बिजनेस मॉडल चल भी रहा है, तो कुछ तो है ना इसमें रियलिटी। अच्छा, माइक्रो साइट्स के बाद आते हैं, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। माइक्रो साइट, माइक्रो नीश, आप लोगों ने इस पे काम करना है क्लाइंट्स के लिए, अपने लिए करना है तब भी करना है, अगर क्लाइंट्स के लिए करना है तो उनको भी सजेस्ट करना है। भागे आते हैं सारी, इतनी बड़ी बड़ी बना लेते हैं साइट्स, सब कुछ बेचना शुरू कर देते हैं, बिकता कुछ भी नहीं, ना रैंक होती हैं चीजें जल्दी। माइक्रो निश में चले जाए, जैसे ये एक वेबसाइट है, सर्विस ऑफ कॉर्डल एंड कॉर्डल पीसी, इनके को मेन बिजनेस वेबसाइट भी है। ये डाइवोर्स में डील करते हैं लॉयर्स। उन्होंने डैड्स डाइवोर्स के नाम से बना ली एक वेबसाइट, माइक्रो निश को टारगेट किया उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होता है, ये बड़ी जल्दी क्लिक करता है। अब देखें, डाइवोर्स का जो कंसेप्ट है ना, वो औरतों के साथ ज्यादा, फीमेल्स के साथ रिलेटेड है, मॉम्स। लेकिन अगर कोई डैड्स डाइवोर्स ऑफर करे तो मेरे ख्याल में इसमें बिजनेस पोटेंशियल ज्यादा है। यहाँ पे भी है, सबूत बहुत है यहाँ पे। यू विल बी अमेज्ड टू सी हाउ मेनी पीपल हैव इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब प्रिंट मैगजीन, न्यूज लेटर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपने क्लाइंट बेस के साथ, अगर आप कोई बिजनेस है, कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअल मैगजीन जो है वो आप पब्लिश कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, कीप इन टच विद देम, टू कीप इन टच विद देम। या वीकली, मंथली न्यूज लेटर भी सेंड कर सकते हैं आप उनको। इट वर्क्स फॉर रिटेंशन स्पेशली, कि वापस उनको अपने बिजनेस की तरफ लेके आना। इसमें न्यूज लेटर वगैरह, प्रिंट मैगजीन वगैरह हेल्प करते हैं काफी। फिर आप इनको अगर ऑनलाइन पब्लिश भी करते जाएं ऐसी साइट्स पे, फ्री, जहाँ पे लोग इनको डाउनलोड कर सकें, इंफॉर्मेशनल मैगजीन अगर हो आपका किसी टॉपिक पे, तो एक आपकी अवेयरनेस भी क्रिएट होती रहती है, ब्रांडिंग भी होती रहती है साथ साथ। Another important and interesting strategy is primary research। अगर आप कोई रिसर्च करते हैं ना खुद से, तो देन यू विल बी द किंग ऑफ दैट ब्लॉग ओनली। अब ये सोशल मीडिया का एक ब्लॉग है, सोशल मीडिया एग्जामिनर, ये सिर्फ सोशल मीडिया के रिलेवेंट जो है ना पोस्ट पब्लिश करते हैं, ब्लॉग्स वगैरह लगाते हैं, रिपोर्ट्स एंड स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, केस स्टडीज। तो ये बहुत बड़ा ब्लॉग है सोशल मीडिया एग्जामिनर। ये रिपोर्ट्स भी पब्लिश करते हैं, खुद से सर्वे करते हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता, इनकी साइट पे जो लोग आते हैं ये उनसे सर्वे करवा लेते, पूछ लेते हैं। जैसे कि अब आप साइट पे जाएंगे, एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, वो आपसे पूछेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, उस पर कितना स्पेंड करते हैं, नीचे दो तीन ऑप्शन दिए होंगे, आप एक सबमिट कर देंगे, दैट्स अ रिपोर्ट।
फिर वो इशू कर देंगे अपनी रिपोर्ट को, 1000 2000 10,000, जब उनके पास आंसर्स आ जाएंगे रिस्पॉन्स, तो कहेंगे हमने इतने लोगों से पूछा, 10,000 लोगों से पूछा आप कितना स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग पे, तो उनमें से 10% इतना करते हैं, 20% इतना करते हैं, 50% इतना करते हैं, ब्ला ब्ला। तो वो एक स्टडी जो है ना, वो डेवलप हो जाती है, क्रिएट हो जाती है।
अच्छा, कौन सी स्लाइड्स विदाउट वॉइस की हैं? ये ऑफर अवेयरनेस और ये आप लोगों को आवाज नहीं आई इसकी? ये सर्च कंसोल की और जो मैंने बताई एनालिटिक्स की। अच्छा, वेरी बैड। चलें, दोबारा बता देता हूँ। ऑफर अवेयरनेस में आप लोग जो है ना, सबसे पहले सर्च कंसोल के अंदर जाके देखते हैं कि आपकी साइट जो है कुछ कीवर्ड्स के अगेंस्ट, जो आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं उनके अगेंस्ट कहीं आ रही है। अगर तो वो आना शुरू हो गई है तो देन यू आर क्रिएटिंग अवेयरनेस। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आप ना सर्च कंसोल में ये चीज देख सकते हैं कि आपकी साइट जो है कहीं कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करना शुरू हुई कि नहीं। अगर हो रही है, कीवर्ड्स को रेलेवेंट आ रहे हैं सर्च कंसोल में, तो देन यू आर डूइंग गुड। उसके बाद ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है, एनालिटिक्स में आप देख सकते हैं एनालिटिक्स में आपकी ट्रैफिक इंक्रीज हो रही है कि नहीं। इसके अलावा अब रीटारगेटिंग लिस्ट ग्रोथ। लेट्स सपोज पंजाब आईटी बोर्ड जो है, इसके अंदर तीन ये प्रोग्राम है। प्लान 9 स्टार्टअप इनक्यूबेटर है, प्लान एक्स ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, और प्लान 9 टेक हब ये कोवर्किंग स्पेस है। ये तीन प्रोग्राम है पीआईटीबी के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं। अब सिंपल वे जो है ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट लोगों को सेगमेंटाइज कर सकते हैं रीटारगेटिंग लिस्ट के। अब रीटारगेटिंग लिस्ट के अंदर भी जो है ना, ये जब हम एड्स में जाएंगे तो ये वहां पे क्रिएट होती है रीटारगेटिंग की लिस्ट जो है, ये मैं आपको वहां पे बताऊंगा। तो उसके अंदर हम सेगमेंटाइज भी कर सकते हैं उसके बाद फिर डिफरेंट लोगों को डिफरेंट किस्म की एड्स शो करने के हवाले से कि हमने किसको कैसी एड शो करनी है, ये भी हम कर सकते हैं। जो लोग ऐड टू कार्ट तक आ गए उनको कौन सी ऐड शो करनी है, जो लोग चेकआउट पेज से गए उनको कौन सी करनी है, जो होम पेज से चले गए उनको किस तरह की ऐड शो करनी है हमने। तो कहीं से भी ट्रैफिक सोर्स कोई भी हो, सोशल से आए, एसईओ से, पेड से, ईमेल से, कोई भी आए, तो हम उसको फिर सेगमेंटाइज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट हम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भेज सकते हैं। अब लेट्स सपोज एक ही वेबसाइट है जिसके ऊपर ये प्लान 9 है, प्लान एक्स है, एंड ये प्लान 9 टेक हब है। एक ही वेबसाइट के ऊपर ये तीन प्रोग्राम्स हैं। तो अब तीन डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग आए। अब उन्हें साहर है, अब कोई प्लान 9 के पेज पे है तो वो स्टार्टअप जो है अपना इनक्यूबेटर के बारे में इंटरेस्टेड है, इज नॉट इंटरेस्टेड इन कोवर्किंग स्पेस और स्टार्टअप एक्सेलरेटर। स्टार्टअप एक्सेलरेटर इज अ सेकंड स्टेज, सबसे पहले उसको इनक्यूबेशन चाहिए। तो वो उस पेज के ऊपर एक ही साइट है, तीन डिफरेंट प्रोग्राम्स है।
तो हम इनको सेगमेंटाइज कर सकते हैं। अगर आपने जर्नल रीटारगेटिंग की हुई है और सेगमेंटाइजेशन नहीं की अपने लिस्ट की, तो जब आपने अपने साइट के यूजर्स को अपनी एड शो करनी है, लेट्स सपोज आप एक एड बनाते हैं प्लान 9 की, लेकिन आपने सेगमेंटाइज नहीं किया होगा यूजर्स को अपनी रीटारगेटिंग लिस्ट में, तो वो एड जो है प्लान 9 के यूजर्स को भी शो होगी, प्लान X के यूजर को भी, और कोवर्किंग स्पेस वालों को भी, प्लान 9 टेक हब वालों को भी सेम एड शो होगा। अब वो सेम ऐड किसी भी चीज के बारे में हो सकता है प्लान 9 के बारे में हो। तो प्लान X वालों का क्या लेना देना उससे, या कोवर्किंग स्पेस वालों का क्या लेना देना इससे। तो एक ही साइट के ऊपर जब डिफरेंट ऐसी सर्विसेज हो, इसी तरह अगर आप एक साइट पे एसईओ की सर्विस ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपकी साइट पे जब एक विजिटर आता है ना, तो वो एक जनरल विजिटर होता है, तो स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं वो काउंट करता रीटारगेटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स में, फेसबुक या गूगल एड्स, वो एक विजिटर को काउंट कर लेते हैं और आपकी एड उसको शो करेंगे, वो चाहे जिस भी पेज पे आइए। आपने सेगमेंटाइजेशन करनी होती है बाद में कि जो इस पेज के ऊपर आए और इसके अलावा किसी और पेज को विजिट ना करे, उसको आपने प्लान 9 में डाल देना। ये आप खुद बनाते हैं वहां पे अपनी ये कंडीशंस वगैरह दे के, और जब कोई प्लान X के पेज पे आए और किसी और पेज पे ना जाए, तो उसको अपने प्लान X का विजिटर डिफाइन कर देना। ये आप सारा कुछ खुद करते हैं। तो इस तरह फिर आप उनको रेलेवेंट एड शो करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा जब आप किसी दराज पे जाके मोबाइल सर्च करते हैं, तो आपको मोबाइल से रेलेवेंट दराज के ऐड शो होते हैं। अब दराज को कैसे पता लगता है कि आपने मोबाइल को उसकी लिस्टिंग्स को विजिट किया है? क्योंकि उन्होंने सेगमेंटाइजेशन की होती है कि जब कोई इस पेज के ऊपर आए, जैसे उनकी कैटेगरी/मोबाइल, उन्होंने ये सेगमेंटाइज किया होता है, जब कोई इस पेज के ऊपर आए तो उसको फिर मोबाइल की एड शो करनी है। It's a game of conditions. Segmentation, proper segmentation. It is very important. Is that clear? तो ये वर्क कैसे करता है? आपके किसी भी चैनल से कोई भी यूजर आया आपकी साइट के ऊपर, तो उसके ब्राउजर में कुकी ड्रॉप हो जाती है। अब वो इस कुकी के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है कि यूजर किस पेज के ऊपर आया और किस पेज से एग्जिट किया। तो अगर वो प्लान 9 के पेज के ऊपर यूजर आया, तो आपने उसको सेगमेंटाइज कर लिया, आपने वहां कंडीशन लगाई हुई थी कि जब कोई प्लान 9 के पेज के ऊपर आए, तो उसको प्लान 9 की एड शो करनी है जो आपने क्रिएट की होगी। तो प्लान 9 की एड्स उसको हर जगह नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जब कोई प्लान X के पेज पे जाएगा, तो उसको प्लान X की एड्स शो होनी शुरू हो जाएंगी सारी। उसके अलावा साइट एंगेजमेंट के मेजर्स हैं, पेज पर विजिट, एक यूजर ने एक विजिट में कितने पेजेस को विजिट किया आपकी साइट के ऊपर, ये भी एक मेजरमेंट होती है, मेट्रिक होता है। इससे आपको पता लगता है कि आपका यूजर कितना टारगेटेड, जितना ज्यादा टारगेटेड होगा, वो उतना ही टाइम स्पेंड करेगा और उतने ही डिफरेंट पेजेस को विजिट करेगा। ये इसके इंटरेस्ट को शो कर रही होती है चीज, कि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर आपने यूजर को भेजा, वो चेकआउट पेज पे जाएगा, वो ऐड टू कार्ट पे जाएगा, वो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी के पेज पे जाएगा, वो शिपिंग पॉलिसी के पेज पे जाएगा, वो पेमेंट इंफॉर्मेशन के पेज के ऊपर जाएगा, डिलीवरी टाइमिंग वगैरह क्या है, ये सारा जानने के लिए उसके बाद वो ऑर्डर करता है। तो ये एंगेजमेंट जो है, ये आपकी शो करती है यूजर कितना इंटरेस्टेड है आपके बिजनेस में। एवरेज विजिट ड्यूरेशन, कि कितनी देर कोई स्पेंड करता है, इट डिपेंड्स। ये इसका कोई वो स्टैंडर्ड में नंबर नहीं है कि कितना टाइम जो अच्छा होता है। हो सकता है कि आपकी वेबसाइट पे लोग 30 सेकेंड्स में आपका डिजायर्ड एक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, किसी साइट पे 5 मिनट लगते होंगे, कि ब्लॉग लंबा है, आप वो पढ़ाना चाहते हैं तो 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ अ कंटेंट यू आर प्रमोटिंग। और बाउंस रेट, बाउंस रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है।
ये तो डायरेक्ट इंडिकेटर है ना कि आपका कंटेंट कितना अच्छा है और आपकी टारगेट, आपकी ट्रैफिक कितनी अच्छी है। सीटीआर जो है ये आपको बताता है कि कितनी अच्छी ट्रैफिक है। सीटीआर जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा इंटरेस्ट को शो करती है ये यूजर्स को। और जब वो साइट के ऊपर आ जाते हैं उसके बाद वो लोग बाउंस किस हिसाब से कर रहे हैं ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है। ये चीज शो करती है कि आपका कंटेंट, कि आपका पेज कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रांग है, क्या वो यूजर को एंगेज कर पा रहा है आपका कंटेंट या नहीं। अगर यहाँ पे 70-80% बाउंस रेट आपको किसी पेज के ऊपर मिल रहा है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन के नंबर वन, ये आपके ट्रैफिक टारगेटेड नहीं है। नंबर टू, अगर ट्रैफिक टारगेटेड है, यू आर श्योर, तो फिर आपका पेज जो है वो एंगेजिंग नहीं है, इट्स नॉट एंगेजिंग इनफ, वो लोगों को ग्रैब कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ये दो चीजें आपके जेहन में होनी चाहिए जिस वक्त भी आप किसी बिजनेस को एनालाइज करें। आप जानना चाहें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है तो दो चीजों पे आपने फोकस करना है, सीटीआर एंड बाउंस रेट। सीटीआर चाहे पेड हो या ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक में ये होता है कि ऑर्गेनिक में सीटीआर हमेशा कम होता है, क्योंकि अगर आपकी फिफ्थ पेज के ऊपर भी कहीं साइट शो हो रही किसी कीवर्ड के अगेंस्ट तो वो भी एक इंप्रेशन है। लेकिन अब फिफ्थ पेज पे आपको क्लिक तो मिलने नहीं लगा, क्लिक मिलेगा टॉप 3-5 पोजीशंस पे। तो अनलेस के यू आर एनालाइजिंग ए कीवर्ड जिसमें आप रैंक कर रहे हैं टॉप 3 में, तो आप जर्नल ओवरऑल सीटीआर ऑर्गेनिक का जो है उसको आप उसकी बेस पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते अच्छे। अब पेड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेड में आप फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे ही आ रहे होते हैं, वहां पे सीटीआर जो है बहुत मैटर करता है। वो आपको ये बताता है कि आपकी एड और आपके यूजर्स एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने टारगेटेड हैं यूजर, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं आपकी एड में, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितने इग्नोर कर रहे हैं। अगर आपका सीटीआर अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपकी ट्रैफिक बहुत टारगेटेड है और आपके यूजर्स जो है ना वो इंटरेस्ट बहुत ले रहे हैं आपकी एड में और वो साइट पे जा रहे हैं। अब आपको एक बात श्योर होगी कि यूजर बहुत अच्छे हैं। अब दूसरी चीज आपने देखनी है कि वो साइट पे कितना स्टे कर रहे हैं, पेजेस कितने विजिट करते हैं, एवरेज टाइम कितना स्पेंड करते हैं, उनका बाउंस रेट क्या है। अगर बाउंस रेट आपको बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि साइट के विजिटर्स तो बहुत अच्छे हैं, टारगेटेड हैं, लेकिन आपके साइट पे कंटेंट जो है वो इंगेजिंग नहीं है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सोल्व इट। तो ये जब आप सोल्व कर लेंगे तो फिर आपका जो है ना ये कन्वर्जन रेट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये आपके मेट्रिक्स इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। So that's how these things works. Guest paid SEO के guest post SEO? Paid SEO is a different thing. Guest post, guest blog SEO is a different thing. गेस्ट ब्लॉग में आप दूसरों के साइट्स पे जाके ब्लॉग लिखते हैं, वहां पे पब्लिश होते हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे, वो आपको उसके अगेंस्ट एक बैकलिंक देते हैं, उनको फ्रेश कंटेंट मिल जाता है, आपको एक बैकलिंक मिल जाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ गेस्ट ब्लॉगिंग। पेड एसईओ जो है वो, अब पता नहीं आप क्या पूछना चाह रही हैं। पेड एसईओ में अब कोई एक तो बंदा आपको पे करता है ऑब्वियसली आपके सर्विसेज की, ये भी पेड एसईओ है। दूसरी पेड एसईओ ये होती है कि आप पैसे दे के किसी से बैकलिंक बाई कर रहे होते हैं। आप गेस्ट ब्लॉग, आप किसी साइट को ब्लॉग मेल करते हैं कि मेरे से $10-20 ले लो, मेरा ब्लॉग पब्लिश कर दो, इट्स अ पेड गेस्ट ब्लॉग, तो आप पैसे दे के करवा रहे होते हैं। तो देयर इज दैट। ओके, एंड 3 minutes लेफ्ट, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। ये बहुत डिफिकल्ट होता है यार, जो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं ना, इसमें तो हालत बिगड़ जाती है मेरे जेन की। चले यार, नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स एक रह गया एलिमेंट, ये बता दूं आपको कि ये वो एसईओ से रेलेवेंट टर्म है, जो बैक लिंक आपको मिल रहे होते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी अवेयरनेस का, कि आपको कितने बैक लिंक्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो देन यू आर गुड, यू आर डूइंग गुड। और ट्रैफिक बाय चैनल, चैनल के थ्रू आप ट्रैफिक को भी देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं किस चैनल से कितनी आ रही है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होता है कि हाँ अगर डायरेक्ट आ रही है तो यस योर अवेयरनेस, योर ब्रांडिंग इज वर्किंग। अगर ऑर्गेनिक से आ रही है तो योर एसईओ इज वर्किंग। अगर पेड से आ रही है ट्रैफिक तो देन यू आर डूइंग अ गुड जॉब।
रनिंग पेड एडवर्टाइजमेंट, रेफरल से आ रही है तो देन यू आर डूइंग गुड आउटरीच, पब्लिक रिलेशनिंग इज गुड। तो ये सारी चीजें आपको वहां से आइडिया दे देती हैं कि हाउ योर एफर्ट्स आर ब्रिंगिंग रिजल्ट्स। चैनल्स, ट्रैफिक बाय चैनल गिव्स यू अ गुड आइडिया अबाउट योर performance over different channels, over different strategies, different techniques. ओके, मंडे को मुलाकात होगी आप लोगों से। स्पेंड अ गुड वीकेंड एंड डू समथिंग गुड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज ऑल।